Hello, good afternoon, student. Today we study about aneurysm. First of all, let me tell you one thing. इसके पहले मैं रिविजन लेक्चर्स आपको अपलोड कर रही थी. अब हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा जितने टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो ये आपकी यूनिट फिर से कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, कार्डियोवास्कुलर की. तो इसका पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जो रह गया था, एन्यूरिज्म. मे बी शायद ये मैंने पहले आपको बता दिया है या नहीं, मुझे श्योर नहीं है, तो फिर भी हम इसको देख लेते हैं. So, aneurysm is an abnormal bulges or bluing in the wall of an artery. Aneurysm can form in arteries of all size. An aneurysm occur when a pressure of blood passing through part of a weakened artery forces the vessels of the bulges outward, forming that you might think as a blister. So यहाँ पे एन्यूरिज्म को कैसे डिनोट किया है? एक एबनॉर्मल बल्जेस या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. कहाँ पर? आर्टरी की वॉल्स में. आर्टरी के जो आर्टरी बनी होती है उसकी दीवारों पे ऐसा बल्जेस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर एन्यूरिज्म क्या है? आर्टरीज में होता है और किसी भी साइज का होता है. मतलब उसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता, वो ऑल टाइप्स में होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ ब्लड पास हो रहे हैं, ठीक है, जो वीक आर्टरी होगी, वीक मतलब कमजोर आर्टरीज होगी, उन पे फोर्स लगने की वजह से वेसल्स में आउटवर्ड साइड में बल्जेस फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये ब्लिस्टर्स हैं, पर वो ब्लिस्टर्स नहीं होते. एक्चुअल में वो एन्यूरिज्म होता है. ये मोस्टली हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? एओर्टा में और आर्टरीज ऑफ ब्रेन में, हार्ट में, इंटेस्टाइन में, नेक में, स्प्लीन में, बैक में और नीज और थाइज में भी देखने को मिलता है. बॉडी के किसी भी पार्ट में ये हो सकता है. ठीक है. इफ एन एन्यूरिज्म इन द ब्रेन बर्स्ट इट कैन कॉज स्ट्रोक. अगर कोई एन्यूरिज्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्रेन की आर्टरीज में, वेसल्स में आपको ये ब्लिस्टर जैसा फॉर्मेशन हुआ है, मतलब बल्जेस जैसा फॉर्मेशन हुआ है, काइंड ऑफ एन्यूरिज्म, अगर ये बर्स्ट होता है तो ये स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म यहाँ पर बताया गया है आपको. तो यहाँ पर जो एन्यूरिज्म बताया गया है, यहाँ पे इस तरीके से टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म में, ये टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म में सबसे पहले सैक्युलर, ठीक है, फिर आपको फ्यूसिफॉर्म और स्यूडो एन्यूरिज्म. ये देखिए फ्यूसिफॉर्म में इस तरीके से दिख रहा है, सैक्युलर में सैक जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, सैक्युलर में मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर इस तरीके से. ये देखिए सेक्युलर में सैक जैसा, ये जो है इसको सैक मतलब होता है पाउच. ठीक है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? सैक कहते हैं. राइट. सो यहाँ पर फ्यूसिफॉर्म में देखिए, फ्यूसिफॉर्म फ्यूज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, फ्यूसिफॉर्म में. ठीक है, फिर यहाँ पे आता है यहाँ पर स्यूडो एन्यूरिज्म. इसमें ये अलग ऊपर सा उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो एन्यूरिज्म. ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म अकॉर्डिंग टू साइज. यहाँ पे फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, इट कैन बी डिफ्यूज्ड डायलेशन दैट इन्वॉल्व द एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्ट्रियल सेगमेंट. यहाँ पे होल आर्टरी रहती है फ्यूसिफॉर्म में, जैसे आर्टरीज में मतलब पूरी आर्टरी कवर कर लेता है. यहाँ पे डिफ्यूज डायलेटेशन होता है. ठीक है, उसके सर्कमफेरेंस में, जिस आर्ट्रियल सेगमेंट के सर्कमफेरेंस में. ठीक है, सो यहाँ पे डिफ्यूज डायलेटेशन होता है. नेक्स्ट सैक्युलर एन्यूरिज्म. सैक्युलर एन्यूरिज्म में क्या होता है? इट इज डिस्टेंशन ऑफ द वेसल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन साइड सैक्युलर aneurysm and distinct localized outpouching
ऑफ द आर्ट्रियल वॉल। यहाँ पे साइकुलर एनेरिज्म में डिस्टेंट वेसल्स होती है प्रोजेक्टिंग ऑफ द साइड सेक्युलर एनोरिज्म। ठीक है, फिर आता है डिस्टिंक्ट एनोरिज्म में हेमरेज और इंट्राम्यूरल हेमेटोमा और सेपरेटिंग द लेयर्स ऑफ एन आर्टरियल वॉल। डिस्टिंक्टिंग एनोरिज्म में हेमरेज हो सकता है, इंट्रा म्यूरल हेमेटोमा सेपरेटिंग द लेयर्स ऑफ द एन आर्टरियल वॉल, ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये उसके क्लासिफिकेशन है, फ्यूसीफॉर्म में क्या होगा, सेक्युलर में क्या होगा, डिस्टिंक्ट में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉजेज इसमें ट्रू और फॉल्स एनेरिज्म भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि स्लो वीकनिंग वॉल होगी आर्टरी की, तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज बन सकता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, एथियोस्क्लेरोसिस, इन सारी डिजीज में आपने को ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बीपी का जो फ्लो ऑफ ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हाइपरटेंशन होने की वजह से जो आर्टरियल वॉल में प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे बल्जेस फॉर्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज फॉल्स एनेरिज्म। ये स्यूडो एनेरिज्म होता है, ये कॉज होता है किसी ट्रॉमेटिक ब्रेक के कारण जो कि आर्टरियल की वॉल में हो जाता है, कई बार किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी चीज की वजह से फॉल्स एनेरिज्म होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनेरिज्म। यहाँ पे टाइप ऑफ एनेरिज्म इंक्लूड करता है थोरेसिक और एब्डोमिनल एरोटिक एनेरिज्म। यहाँ पे सेरिब्रल एनेरिज्म होता है जो कि पेरिफेरल एनेरिज्म भी कहते हैं। इसमें एक पहला तो होता है एओर्टिक एनेरिज्म, दूसरा होता है सेरिब्रल एनेरिज्म। पेरिफेरल एनेरिज्म ये तीन तरह के होते हैं। एयरटिक में आपको एयरटा में अकर होगा ये, ठीक है, आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। Aorta becomes to the left ventricle and heart to travel through the chest and abdomen. The two type of aortic aneurysm, thoracic aortic aneurysm, जिसको हम TAA कहते हैं। aortic aneurysm क्या होता है? aorta क्या होती है? मेन आर्टरी है जो कि ब्लड कैरी करती है हार्ट से और पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी ये क्या करती है? सर्कुलेट करती है, राइट। तो यहाँ पे जो एओर्टा है ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ये क्या करता है, ट्रैवल करता है चेस्ट से एब्डोमेन में। अब ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एओर्टिक एन्यूरिज्म और एक दूसरा होता है थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। ये क्या, और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो थोरेसिक में, थोरेक्स में होता है ये, जिसको हम TAA के नाम से भी जानते हैं, TAA। नेक्स्ट इज सेरिब्रल एनेरिज्म में क्या होता है, दैट अकर एन आर्टरी इन अ ब्रेन कॉल्ड सेरिब्रल एनेरिज्म। ये जो ऐसी आर्टरी होती है जो ब्रेन पे इफेक्ट डालती है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल एनेरिज्म। Next is peripheral aneurysm. Aneurysm that occur in arteries other than aorta are called peripheral aneurysm. जो arteries हैं वो aorta के aorta में हो रही है, जिसे हम peripheral aneurysm कहते हैं। Common locations of peripheral aneurysm include popliteal artery that run down the back of the thigh behind the knee, the femoral artery, which is the main artery in the groin of carotid artery, which in main artery is in neck. ये पेरिफेरल एनेरिज्म कहाँ कहाँ हो सकता है, नेक में और बैक में देखने को ज्यादा मिलता है। ये आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉमन लोकेशन इनकी कहाँ होती है, जैसे बैक में होती, थाई में होती, बिहाइंड द थाई, नीज एरिया में, फीमोरल आर्टरीज यहाँ पर देखने को मिलती है। कैरोटाइड आर्टरी हो गई जो मेन आर्टरी होती है ना, नेक में प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल एनेरिज्म। कॉजेज क्या है इसके, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनेरिज्म इंक्लूडिंग अ कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी, a defective gene, arteriosclerosis, hardening and narrowing of the inside an artery, several and persistent high blood pressure inside an artery, smoking. Smokers are 8 times more likely to develop
an aneurysm that non-smokers, overweight and obesity, family history and aortic aneurysm, inflammation of blood vessels such as vasculitis, trauma such as blow the chest or car accident, stimulants, drug like cocaine या डीप वुंड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन एन्यूरिज्म डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, लोकेशन, whether it is rupture or interfering with other structures in the body। यहाँ पे क्या आता है, thoracic aortic aneurysm क्या होता है, thoracic aortic aneurysm may have no symptom until the aneurysm being a leak or grow। thoracic में जब aneurysm होता है तो इसमें जब तक हमको सिम्टम्स नहीं दिखने लगते हैं तब जब तक ये लीक ना हो या फिर ग्रो ना हो। इसमें कौन कौन से साइन इंक्लूडेड है, इसमें पेन होगा जॉ लाइन में, ठीक है। आपको पेन कहाँ अकर हो रहा है, जॉ लाइन में, ओके। यहाँ पे जॉ लाइन में आपको पेन अकर होगा, नेक पे होगा, चेस्ट पे होगा, अपर बैक में होगा पेन, और लेफ्ट शोल्डर और बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स है उनके बीच में आपको ये पेन होगा। फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यहाँ पे आता है कफिंग और क्रॉकी साउंड होता है, रेस्पी वॉइस होती है और हॉरसनेस लगती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एब्डोमिनल एओर्टिक एनेउरिज्म के बारे में। यहाँ पे मोस्ट एब्डोमिनल एओर्टिक एनेउरिज्म देखने को मिलता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते until they are rupture। When symptoms are present, they can include deep penetrating pain in neck, back or the side of the abdomen। यहाँ पे क्या होता है, डीप पेनेट्रेटिंग पेन होता है और में पेन होता है एब्डोमेन के, और ये आता है स्टेडिंग गोइंग पेन होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर बात करते हैं कोल्डनेस के बारे में। नंबनेस लगेगी, कोल्डनेस लगेगी, हल्की सी चिलिंग सेंसेशन होगी, ओके, ठंड लगना, नंबनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी ड्यू टू ब्लॉक्ड ब्लड, है ना। क्योंकि लेग्स में अगर क्योंकि यहाँ पर हम एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में बात करें तो ये हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज पे भी अफेक्ट करेगा, तो ब्लड प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा वहां पे, नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, ठीक है। इफ एन AAA triple A that stand for abdominal aortic aneurysm. Rupture symptoms can include sudden severe pain and in the lower abdomen एंड बैक में भी होगा और लोअर एब्डोमेन में भी होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, क्लेमी और स्वेटी स्किन होगी, लाइट हेडनेस होगा, लाइट हेडेक होगा, और रैपिड हार्ट रेट होगी, व्हेन स्टैंडिंग अप टू शॉक लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और रप्चर्ड ट्रिपल ए हो सकता है। रप्चर्ड ट्रिपल ए मीन्स एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। सेरिब्रल एनेरिज्म में क्या होता है, इफ एन सेरिब्रल एनेरिज्म प्रेस द nerve in the brain, it can cause symptoms such as a ड्रॉपी आईलिड हो सकती है सेरिब्रल में, ठीक है, या डबल विजन होगा, अदर चेंजेस इन विजन भी हो सकता है, पेन अबव और बिहाइंड द आई, अबव मतलब आंखों के ऊपर और आंखों और पीछे की तरफ आंख में दर्द होगा, फिर प्यूपिल भी डायलेटेड होगा, नंबनेस होगी, वीकनेस लगेगी फेस पे और बॉडी पे। If a cerebral aneurysm rupture, symptoms can include a sudden severe headache, nausea or vomiting, stiff neck, loss of consciousness and sign of stroke। यहाँ पे अगर ये सारी चीजें फील हो रही है तो ये किसके हैं, cerebral aneurysm के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज पेरिफेरल एनेरिज्म। पेरिफेरल एनेरिज्म में क्या आएगा, symptoms of peripheral aneurysm may include a
A pulsating lump that can be felt in the neck, arm, and or leg. Leg or arm are cramping with exercise. Painful soreness on toes and fingers, gangrene, tissue death from severely blocked blood फ्लो इन द लम्स। यहाँ पे जो पेरिफेरल एन्यूरिज्म है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्सेटिंग लंप देखने को मिलेगा। और फिर आप और क्या फेल्ट इन जो कि लम्प्स जो हैं वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, नेक पे देखने को मिलेंगे, आर्म्स पे देखने को मिलेंगे, और आपको पेनफुल टोज आपको लगेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? An aneurysm may be diagnosed by a change during a routine physical examination, chest X-ray, ultrasound, echocardiography, computed tomography, magnetic resonance imaging test, angiography और arteriogram। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। चेस्ट एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड मतलब यूएसजी होगी, जो कि हम जनरल बेसिस पे डायग्नोसिस में करते हैं, राइट। फिर आता है इकोकार्डियोग्राफी, नेक्स्ट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, देन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंजियोग्राफी और ऑटोग्राम। ये सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड होगा फर्स्ट ऑफ depending on the size of and the treatment depend on the size and location of the aneurysm and overall health of the patient। यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, सॉरी, यहाँ पर ट्रीटमेंट डिपेंड्स है ऑन द साइज एंड लोकेशन ऑफ द aneurysm and overall health of the patient। Medicine, surgery are two types. Treatment of an aneurysm, medicines may be prescribed before surgery or instead of surgery. They are used to reduce pressure, relax blood vessels, and reduce the risk of rupture. Beta blockers and calcium channel blockers are the medicines most commonly used। यहाँ पर बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो ये क्या करते हैं, वैसोडायलेटर्स, वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, है ना। तो वहां पे ये डायलेट कर देंगे, मतलब चौड़ा कर देंगे। चौड़े होने की वजह से ये शायद ये जो बल्जेस हो रहे हैं, ब्लड का फ्लो ठीक से हो जाए। और ट्रीटमेंट यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक मेडिसिन बेस्ड है, और अगर मेडिसिन से नहीं हो रहा है बिफोर सर्जरी, पहले मेडिसिन से होगा, अगर मेडिसिन से नहीं हो रहा है तो सर्जरी के लिए हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे कौन सी सर्जरी रिक्वायर्ड है? may be recommended if an aneurysm is large and likely to the rupture। अगर यहाँ पे सर्जरी क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे रिकमेंडेड हो एनेरिज्म के बारे में, सर्जरी कैसी होनी चाहिए, रप्चर मतलब सर्जरी कब करना है ये बताया गया। यहाँ पे अगर जो एनेरिज्म है वो बड़ा है और उसमें अगर लग रहा है कि वो रप्चर होने वाला है, सो दैट स्टैंड फॉर सर्जरी। नेक्स्ट इज एनलार्जिंग थोरैसिक एनेरिज्म शुड बी कंसिडर्ड फॉर सर्जरी। यहाँ पे थोरैसिक एनेरिज्म है, ये किसके लिए ट्राई होगा? सर्जरी के लिए। Two main types of surgery to repair aortic aneurysm are open abdominal or open chest repair, endovascular repair। यहाँ पे open chest
ओपन चेस्ट रिपेयर और एंडोवास्कुलर रिपेयर के लिए सर्जरी हम करते हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं इन डिटेल। मेन रिपेयर में क्या आता है? द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्जरी ऑफ aortic aneurysm is open abdominal or open chest repair. It involves a major incision in the abdomen or chest. General anesthesia is needed with procedure. यहाँ पे एन्यूरिज्म रिमूव कर देता है किसके थ्रू? सेक्शन ऑफ अयोर्टा, जिससे रिप्लेस होता है आर्टिफिशियल ग्राफ्ट करके इन चीज को हम, जिससे हम ड्रैकन और टेफ्लॉन इस तरह की चीजें करते हैं। 6 to 3 hours की सर्जरी होती है। ठीक है, पेशेंट रिमेन इन द हॉस्पिटल फॉर 5 to 8 days तक वो वहीं रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर के टाइम पे नीडेड होता है और ये आयोर्टा को रिप्लेस करता है आर्टिफिशियल ग्राफ्ट करके। ठीक है, तो ये ओपन रिपेयर सर्जरी होगी। नेक्स्ट इज एंडोवास्कुलर रिपेयर। इसमें क्या होता है? एन्यूरिज्म को रिमूव नहीं किया जा सकता करते हैं, यहाँ पे ग्राफ्ट करते हैं इंसर्ट करके एयोर्टा के अंदर और उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं। इस टाइप की सर्जरी को परफॉर्म करते हैं कैथेटर ट्यूब्स के साथ। ठीक है, ये क्या करता है? आर्टरीज को क्या करता है? आर्टरीज में सर्जिकल ओपनिंग कर देता है। ठीक है, और जिससे कि चेस्ट और एब्डोमेन जो है इसमें बेसिकली सर्जरी नहीं रिक्वायर होती है। चेस्ट और एब्डोमेन में ये ओपनिंग कर देता है। ठीक है, तो ये जो एंडोवास्कुलर रिपेयर है, ये क्या होता है? फर्स्ट इंसर्ट करते हैं कैथेटर से, जो कि थ्रेड ऐसे रिलीज करके एन्यूरिज्म के जो एरिया है उसको थ्रेड से कवर करता है। फिर उसको हम ये जो प्रोसीजर है उसको वॉच करते हैं किसमें? एक्सरे में। सर्जन जो है थ्रेड से उसको ग्राफ्ट करता है, जिसको हम संट ग्राफ्ट भी बोलते हैं। संट जिसको हम लगता है ना, वो उसको सेंट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। अयोर्टा के वहाँ पे एन्यूरिज्म में द ग्राफ्ट इज टेंड टू एक्सपेंडेड इनसाइड द aorta, जिसको हम फास्टेंड कहते हैं। मतलब जो एक्सपेंड होता है aorta के साइड में, उसको हम फास्टेंड कहते हैं। ये स्टेबल चैनल होता है ब्लड के फ्लो का। ठीक है, जो यहाँ पे ग्राफ्ट हो रहा है वो रेनफोर्स होता है वीकन सेक्शंस में, aorta को सेक्शंस में डिवाइड करता है, जिससे कि एन्यूरिज्म को रप्चर होने नहीं देता। ये सर्जरी इसलिए परफॉर्म की गई है जिससे एन्यूरिज्म रप्चर ना हो, क्योंकि अगर वो एन्यूरिज्म रप्चर हुआ तो ब्लड क्लॉट और बहुत सारे स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेंटेन परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन। यहाँ पे क्या हो रहा है? परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, केयर प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें ऑन डिटेल पता रहे। यहाँ पे मेंटेन परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, रिलीविंग पेन। ठीक है, यहाँ पे इनके नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे, जिसमें आपको असेसमेंट बताया है, प्लानिंग गोल्स सब कुछ बताया है, कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। क्या हो गया एन्यूरिज्म की? कंजेनाइटल एन्यूरिज्म कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। अगर कंजेनाइटल है तो वो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, लो फैट डाइट चाहिए। ओके, एंड लो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज चाहिए, एब्सिस्टेंट फ्रॉम स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, और स्लो डाउन कोर्स होता है एर्थ्रोस्क्लेरोसिस का, वो करना है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होंगे डेवलप करने के? हाइपरटेंशन शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड। अगर हाइपरटेंशन है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, so that's it for aneurysm. That's it for today. Tomorrow we'll continue by Raynaud's disease, जिसमें हम इसके बारे में जानेंगे, इसके मैनेजमेंट को देखेंगे, इसकी लाइफस्टाइल और प्रिवेंशन को हम देखेंगे. Okay, so thank you class.